नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत उर्दू के प्रसिद्ध उपन्यासकार मिर्ज़ा हादी रुस्वा और उनके उपन्यास उमराव जान अदा से संबंधित सामग्री प्रस्तुत की जाए। सामग्री प्रस्तुत करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी दीजिए और निवेदन ये भी है कि इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। धन्यवाद। सामग्री प्रस्तुत है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लेखन के लगभग 1.5 सदी बीत जाने के बाद भी इसके प्रति पाठकों के आकर्षण में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका प्रभाव वर्तमान में भी वैसा ही है जैसा कि इसके आरंभिक काल में रहा होगा। इस उपन्यास में फैजाबाद से अपहरण की गई लड़की अमीरन की कहानी को कथा वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है, जो उमराव जान अदा नाम से लखनऊ में रहती है। रुस्वा के उपन्यास में लखनऊ की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थितियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। कतिपय विद्वान उसकी विषय वस्तु को लेकर मीन मेख निकालते हुए सवाल करते हैं कि रुस्वा ने ऐसा विषय क्यों चुना जिसमें वेश्याएं हैं और वेश्यालय है। उत्तर ये है कि उस समय वेश्याओं का घर लखनऊ का सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र हुआ करता था और नवाब, रईसों और शोरफा से लेकर मौलवी, डाकू, कवि और शायर तक सभी इससे जुड़े हुए होते थे। गौरतलब ये है कि इस उपन्यास में कथानक तकनीकी और इसकी संस्कृति की कल्पना बेहद प्रभावशाली है। रुस्वा ने पात्रों को इस उपन्यास में इस प्रकार से एकीकृत किया है कि पाठक को कहानी की सच्चाई पर संदेह भी नहीं होता है और शुरू से अंत तक वो इसके प्रति उत्सुक दिखाई देता है। उनकी शैली सरल है और भाषा भी सामान्य और सहज है। केवल अलंकारिक और कथात्मक तकनीकों का उपयोग करके रुस्वा ने इस उपन्यास को आगे बढ़ाया है। एक विद्वान आलोचक का कहना है, जैसे सुनार सोने के हार में हीरे जड़ता है, उसी प्रकार रुस्वा ने गद्य का इस उपन्यास में प्रयोग किया है। बीच में कविता को भी सम्मिलित किया गया है, जो इसकी सुंदरता को और अधिक अभिवृद्धि प्रदान करती है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का जन्म 1858 में रुस्वाल खानों के पड़ोस कूचा आफरीन खान में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद तकी था, जो आसिफुद्दौला की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता विद्वान थे। रुस्वा ने 1885 में पंजाब विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में बीए की उपाधि प्राप्त की। उन्हें अरबी, फारसी, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का ज्ञान था। उन्होंने संगीत आदि भी सीखा और विभिन्न स्थानों पर काम किया। दारुल तर्जुमा हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और वहीं 21 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हुई। उनके उपन्यासों में कुछ जासूसी उपन्यास हैं, जिनमें खूनी जोरो, खूनी शहजादा, खूनी मुसहर, बहराम की रिहाई, खूनी बेद और खूनी आशिक के अलावा सामाजिक उपन्यासों में अफशाई रज़, शरीफजादा, ज़ात शरीफ और अख्तरी बेगम इत्यादि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। रुस्वा एक अच्छे शायर भी थे। उनकी शायरी का उदाहरण उमराव जान अदा और अन्य उपन्यासों में देखा जा सकता है। अपनी कविताओं को रुस्वा मोहम्मद जाफ़र ओश और मिर्ज़ा दबीर से सुधरवाते थे। उमराव जान अदा उपन्यास 1899 में प्रकाशित हुआ। इसके संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि कुछ आलोचकों और शोधकर्ताओं ने इसके विषय को वेश्याओं के जीवन की अभिव्यक्ति से संपृक्त किया है, जबकि कुछ ने लखनऊ के सामाजिक पतन का भी अभिव्यक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया है। लेकिन गंभीरता से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत उपन्यास में लखनऊ का समाज, पतनशील सभ्यता और वेश्याएं सभी कुछ इसके विषय के अनंतर आते हैं। इस युग में चूंकि समाज की विविध वर्गों के लोग वेश्यालयों के जीवन से
किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने उपन्यास का आधार बनाया और उनका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रण किया। उमराव जान अदा पर टिप्पणी करते हुए अली अब्बास हुसैनी ने लिखा है कि यह रंडी की कहानी उसी की जबान में है, लेकिन यह मत उपन्यास की विशेषताओं को कम करके आंकने वाले मत के रूप में देखा जा सकता है। वेश्या की कहानी की पृष्ठभूमि में मिर्ज़ा रुस्वा ने अपने समय के लखनऊ का जो चित्रण किया है, कदाचित वह दूसरे अन्य उपन्यासों में दिखाई नहीं देता है। इस चित्रण को देख करके हैरत होती है। कुछ लोग भले ही इसे रंडी और रंडीबाजी के इर्द गिर्द घूमने वाले उपन्यास के रूप में रेखांकित कर देते हों, जबकि वास्तविकता ये है कि मिर्ज़ा रुस्वा की चेतना उन सीमाओं में सीमित नहीं थी। यह उपन्यास लखनऊ की पतनशील सभ्यता का चित्रण करते हुए एक चित्रशाला के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके हवाले से हम बहुत सी तस्वीरें अपने आंखों से वर्तमान में भी देख सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने इस उपन्यास के संदर्भ में लिखा है कि उपन्यास के आरंभ में रुस्वा हमें अवध की यह गरीब बस्ती के समाज से परिचित करवाते हैं, फिर अपने कथानक के विकास के साथ नवाबों की संस्कृति को सामने लाते हैं। फिर उमराव जान के भाग जाने के अनंतर उस समय के असुरक्षित रास्तों, चोरों, डाकुओं की कार्रवाइयों, राजनीतिक लापरवाही और फौजों की बुज़दिलियों की तरफ भी संकेत करते हैं। उपन्यास के आखिरी हिस्से में अकबर अली ख़ां के हवाले से मध्यम वर्ग के घरों के नक्शे का भी बयान किया गया है, जो अब तक उपन्यासकार के काबू में नहीं आ सका था। कहने का आशय ये है कि उस युग के अवध के निम्न, मध्य और उच्च सभी वर्गों के सामाजिक जीवन को इस उपन्यास के माध्यम से बखूबी लक्षित कर सकते हैं। उपन्यास की मुख्य पात्र और नायिका अमीरन के पिता फैजाबाद के नवाब की पत्नी बहू बेगम के यहाँ नौकर थे। उनको सभी जमादार कहते थे। उनके पड़ोस में दिलावर खान नाम का एक बदमाश रहता था। उसने उसका अपहरण कर लिया, उसे लखनऊ ले आया और उसे कोठे पर खानम के हाथों बेच दिया, जिसने अमीरन को संगीत, कविता और अन्य कलात्मक चीज़ें सिखाईं और उसे उमराव जान अदा बनाया। शीघ्र ही उसकी कला के कारण वहाँ अमीरों, नवाबजादों और अन्य विलासिता प्रेमी सज्जनों के आने की शुरुआत हो गई। उसका उनके महलों में जाना शुरू हुआ। उमराव जान मुजरे और अन्य समारोहों की धीरे धीरे शोभा बन गई। फैज़ अली से उमराव जान की मुलाकात होती है। उसका उमराव जान के पास आना जाना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि वो उसका प्रिय और सच्चा प्रेमी है, इसीलिए वो एक दिन उसके साथ भागने का निर्णय लेती है और भाग जाती है। लेकिन जब रास्ते में फैज़ अली को गिरफ्तार कर लिया गया तो पता ये चलता है कि वो डाकू था। बीच में कई घटनाएं और होती हैं और वो कानपुर चली जाती है, जहां से बाद में गौहर मिर्ज़ा उसे लखनऊ ले आता है। जब 1857 में लखनऊ का पतन हुआ तो वो फैज़ाबाद चली गई। वहाँ पर वो एक मुजरा उत्सव में भाग लेती है। फिर वो अपने पैतृक निवास पर जाती है, जहाँ एक इमली का पेड़ था, जहाँ वो खेला करती थी। यहाँ माँ और भाई को देखा गया जो मरने मारने पर उतारू थे। परिणाम स्वरूप वो वहाँ से लौट आती है और कहानी के अंत में दिलावर खान को भी उसके भगाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटनाओं का व्यवस्थित रूप में प्रस्तुतिकरण कथानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उमराव जान अदा उपन्यास का कथानक बहुत गठा हुआ और प्रभावशाली है। सामान्य तौर पर दोहरे कथानक वाले उपन्यासों में कथानक को एक दूसरे से जोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन मिर्ज़ा हादी रुस्वा की कलात्मक उत्कृष्टता का यह परिणाम है कि उन्होंने घटनाओं के बीच ऐसा प्राकृतिक और तार्किक संबंध स्थापित कर दिया है कि सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं और ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर देती हैं कि जिसकी ओर पाठक स्वतः ही खींचे चले आते हैं। इसी तथ्य से मिर्ज़ा हादी रुस्वा के रचना कौशल का अनुमान लगाया जा सकता है।
यह ऐसा उपन्यास है जिसका कथानक ना तो फसाना आज़ाद की तरह ढीला है और न ही नज़ीर अहमद के उपन्यासों की तरह कसा हुआ है। ये सच है कि इस उपन्यास का कथानक स्वाभाविक रूप से विकसित होता दृष्टिगत होता है। उपन्यास में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सभी उमराव जान से संबंधित हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे वो अमीरों के महल में आकर मुजरा हो या फिर अपहरण या कविता पाठ का दृश्य हो। उमराव जान अदा में मिर्ज़ा रुस्वा ने एकल संवाद तकनीक की शैली का बड़े ही प्रभावशाली रूप से उपयोग किया है। मैंने उपन्यास को बढ़ाया है, यह उपन्यास का एक बेहद दिलचस्प पहलू है। इसने उपन्यास में विशिष्ट आकर्षण पैदा किया है। इसके अलावा कथा तकनीकी का भी सुंदर उपयोग किया गया है। उमराव जान से प्रश्न किया जाता है और वो इसका बड़ी ही सफाई के साथ जवाब देती रहती है। उपन्यास में ऐसे भी अवसर आते हैं जब वो बेझिझक अपनी कहानी कहती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लगता है कि वह निर्लज्ज है, लेकिन उसकी यह निर्लज्जता ही उसके मुख से वह तथ्य निकलवा देती है जो कि अच्छे और कठोर दिल वाले की आंखों में आंसू भरने के लिए काफ़ी है। दरअसल इसे पता चलता है कि रचनाकार को मनोवैज्ञानिक स्थितियों परिस्थितियों की समझ और उसकी अभिव्यक्ति पर कमाल का कौशल था। उपन्यास के सभी पात्र सशक्त और स्वाभाविक हैं। उन्होंने प्रत्येक पात्र को बहुत ही चतुराई से चित्रित किया है और विशेष रूप से नायिका के रूप में उमराव जान अदा का चित्रण बेजोड़ है। चरित्रों के अंतर्गत जहां शासक, नवाब और रईस दिखाई देते हैं, वहीं चोर, डाकू भी होते हैं, मौलवी, शिक्षक, कवि और संगीतकार भी हैं और इन पात्रों को प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता भी दृष्टिगत होती है। परिवेश के साथ साथ इसके पात्रों को इस तरह से गढ़ा और प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में भी इसकी उत्पत्ति और वास्तविकता के बारे में भ्रम विद्यमान है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अमीरन का अपहरण होता है और बाद में वो फैज अली के बहकावे में आकर खानम के घर से भागती है, तब फैजाबाद अपने पैतृक घर बंगला आ जाती है। समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उसे अपने घर के कुछ अवशेष मिलते हैं। उसके जीवन की ये घटनाएं इस प्रकार से चित्रित हैं कि लगता है कि वो वास्तविक जीवन की कथा है। उपन्यास में प्रयुक्त लखनऊ की भाषा और सभ्यता का चित्रण भी उपन्यास की कहानी के संदर्भ में भ्रम की स्थिति को बनाए रखता है। इसके अलावा दिलावर खान, खानम जान, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, बुआ हुसैनी, रामदाई, मौलवी साहब, फैज़ अली, नवाब सुल्तान, गौहर मिर्ज़ा, नवाब राशिद, नवाब जाफ़र, नवाब महमूद अली ख़ान और अकबर अली ख़ान आदि पात्र स्वाभाविक और इतिहास का हिस्सा प्रतीत होते हैं। गौहर मिर्ज़ा नायक मान लिया जाए, परंतु उपन्यास का उद्देश्य नायक या नायिका का वर्णन नहीं प्रतीत होता है, बल्कि पतनशील समाज और सभ्यता का वर्णन करना और उसके प्रति चिंता व्यक्त करना ही अधिक दिखाई देता है। रुस्वा इसमें पूर्णतः सफल हैं। संवाद स्वाभाविक हैं। संवाद लेखन के संदर्भ में रुस्वा ने अपनी कुशलता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पात्र के मुख से वही शब्द निकलते हैं जो उस पात्र के व्यक्तित्व के अनुकूल हैं। देशकाल की दृष्टि से तो उपन्यास बेजोड़ है। तदयुगीन लखनऊ का यथार्थ चित्रण उपन्यास में दृष्टिगत होता है। उपन्यास में लखनऊ की विलासिता के स्वाभाविक दृश्य प्रस्तुत हैं। हर वर्ग के लोग वेश्याओं के पास जाना शान की बात समझते थे। नवाबों और जागीरदारों की हालत बहुत ख़राब थी। वो नैतिकता का दिखावा करते थे, परंतु पतन की तरफ जा रहे थे। गायन की महफिल भी सज रही है और बहुत सुंदर पानदान भी हैं, क्योंकि विलासिता ही उनके लिए असली जीवन है। ये सत्य है कि लखनऊ के पतन में वेश्याओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन उस समय के गुंडों और नैतिक लोगों की भूमिका भी कम नहीं है। इस उपन्यास में रुस्वा ने लखनऊ के मोहल्लों, मेलों,
गलियों, बाजारों और घरों तथा विभिन्न स्थानों का नक्शा इस तरह बनाया है कि इसे पढ़ते ही लखनऊ का नक्शा पाठक की आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह ईद उल फित्र, मुहर्रम, मातम, शादी आदि की रस्में, नृत्य, संगीत और खेल इत्यादि का चित्रण प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ की सजावट में पुराने ज़माने का अंदाज है। उठने बैठने के तौर तरीके, मुशायरे की महफिल और अकादमिक तथा साहित्यिक रुचि और परंपराओं को भी खूबसूरती के साथ उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। लोग दरगाहों और इमामों के पास जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और मौलवी भी मौज मस्ती करते नजर आते हैं, जो लखनऊ के पतनशील समाज, खोखली सभ्यता और मानवीय संबंधों में आई गिरावट को व्यक्त करते हैं। दिलावर खान द्वारा अमीरन के अपहरण का मामला हो या उमराव जान के खानम के कमरे से भागने की घटना हो, बेगम साहिबा के घर पर हथियारबंद बदमाशों का अचानक हमला हो या नवाब साहब के खान साहब को गोली मारने का मामला, हर स्थान पर पाठकों के मन में कौतूहल की स्थिति बनी रहती है। उपन्यास को मिर्ज़ा रुस्वा ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि ये नहीं लगता है कि घटना काल्पनिक है। यह विशेषता रुस्वा के उपन्यास कला की गहरी समझ का ही परिणाम है। कहने का आशय ये है कि कहानी को इस तरह पेश करने में रुस्वा सफल रहे हैं कि यह सच्ची घटना लगती है। इसकी शैली की सरलता और प्रयुक्त तद्विगीन भाषा के कारण इसकी स्वाभाविकता इसके ऐतिहासिकता को और अधिक प्रगाढ़ करती है। मिर्ज़ा का जीवन लखनऊ में बीता। वो वहाँ के मुहावरों, कहावतों को बहुत करीब से जानते थे। वेगवती भाषा को वेश्याओं के हाव भाव और उनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरे इत्यादि का कुशलता से इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि इसकी कथा अपने समय की दूसरी रचनाओं की कहानियों की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण और कृत्रिम नहीं लगती है। प्रयुक्त लखनऊ की सहज भाषा वहाँ के सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक और साहित्यिक परिदृश्य की बहुत ही सूक्ष्म तरीके से व्याख्या करती है। यद्यपि उस समय उपन्यास मनोरंजन के साधन होते थे, परंतु नैतिक शिक्षा भी उनका लक्ष्य होता था। प्रस्तुत उपन्यास में वो पतनशील सभ्यता का चित्रण करके देश को जगाना चाहते हैं। गुलजार के शब्दों में उमराव जान अदा मिर्ज़ा रुस्वा के उत्कृष्ट उपन्यासों में एक है, जिसमें लखनऊ की संस्कृति को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। उस समय की वास्तविकताओं को यथार्थ के धरातल पर रेखांकित किया गया है। जिस समय वेश्याओं के घरों में जाना सभ्यता, सम्मान और गौरव का कारण माना जाता था, उन्होंने सरल और सहज तथा निर्भीक और स्पष्ट संवाद शैली अपनाकर उन स्थितियों को न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि अपरोक्ष रूप से उस पर व्यंग करते हुए कलात्मकता का उत्कृष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया। अंततः कहना अनुचित न होगा कि प्रस्तुत उपन्यास में काल्पनिक कहानी को इतने स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वो आज भी साहित्य जगत को आश्चर्यचकित करते हुए ऐतिहासिकता का भ्रम बनाए हुए है। धन्यवाद।